हेलो फोक्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज की। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे रेशोज, प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का। उसके बाद हम रुक करेंगे उनसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस का। ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि उतना ही रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज। एंड देन फाइनली उसके एग्जाम रेलेवेंस का विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो रेशियोज की डेफिनेशन इज सिंपली एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जहाँ पे पी और क्यू रियल नंबर्स होंगे। कंपाउंड रेशियोज आर रेशियोज व्हेन two ratios are multiplied, it becomes a compound ratio. Duplicate ratio, when a ratio is compounded with itself, meaning p by q multiplied by p by q. ठीक है। सेम गोज फॉर ट्रिप्लीकेट रेशियोज एटसेट्रा। तो कभी टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन अगर आए तो ये डेफिनेशन हमारे को पता होनी चाहिए। फिर आता है सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। तो जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालेंगे तो वो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट बन जाती है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रेशियोज को हम आमतौर पर उनके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास 2/4 है तो मैं उसको 1/2 की फॉर्म में लिखूंगा। दैट इज हाउ इट्स यूजुअली रिटन। ओके, देन इट एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है। तो अगर मैं 1/10 किसी चीज की बात कर रहा हूँ तो अगर ऊपर न्यूमिनेटर में डिस्टेंस है तो डिनोमिनेटर विल आल्सो बी डिस्टेंस। तो अगर मैं दो चीजों को कंपेयर करना चाहता हूँ, दे हैव टू बी ऑफ सिमिलर यूनिट। ओके। इन इटसेल्फ रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, उसको यूनिट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट बोथ द क्वांटिटीज व्हिच वी आर कंपेयरिंग आर ऑफ सेम काइंड। ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटीज, ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे को याद रखनी है। नेगेटिव क्वांटिटीज के बीच में हम रेशियो की रिलेशनशिप कभी सॉल्व नहीं करते। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है प्रोपोर्शंस, जो कि रेशियोज की ही एक फॉर्म है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जहाँ पे हम दो रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहता है, ए बाय बी इज टू सी बाय डी। तो ये क्या कह रहा है कि ए अपॉन बी जो है वो हमारा इक्वल है सी अपॉन डी के। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी डी ई एफ, और कितने भी यहाँ पे अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन a by b is equal to b by c is equal to c by d, d by e by f and so on। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन होता है अगर तीन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं a b और c, तो बीच वाली जो टर्म होगी यानी b, उसका मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है, राइट। अगर चार टर्म्स हैं तो थर्ड और सेकंड का जो मीन होगा वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। तो अगर मैं a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी कहता हूँ तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है। फिर एक रूल आता है इन्वर्टेंडो, जो कहता है अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो b बाय इज इक्वल टू डी बाय सी भी होगा। ठीक है। फिर एक रूल है ऑल्टरनेटो, जो कहता है कि अगर मैं c को मूव कर कर b की जगह पर ले आऊं और b को मूव कर कर c की जगह पर ले आऊं तो भी वो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है। तीसरा रूल, चौथा रूल इसी से रिलेटेड है, कॉम्पोनेंट दो। वो कहता है कि डिनोमिनेटर को अगर न्यूमिनेटर में ऐड भी कर दिया जाए दोनों तरफ तो भी हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी a प्लस बी डिवाइड बाय बी। ठीक है। तो
न्यूमरेटर में हमने अगर डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया तो भी वो इक्वालिटी हमारे पास होल्ड करती है। ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी। ठीक है। डिविडेंडो वो कहता है सब्ट्रैक्टिंग द डिनोमिनेटर, तो ए अपॉन ए माइनस बी, सी अपॉन सी माइनस डी, तब भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। एंड देन फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हमारा काफी सारी इक्वेशन सॉल्व करने में इवन एल्जेब्रा में हेल्प करेगा, सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस की हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। तो वो कहता है कि इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन की है, काफी क्वेश्चंस में हमारे को हेल्प करने वाली है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के कंसेप्ट को समझने के लिए हम प्राइस और क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ एम और प्राइस ऑफ एन, राइट, मीन चीपर एंड डियरर प्राइस को अगर हम इस प्रकार से लिखें, पी एम, पी वन एंड पी टू, तो और हमारे पास जो क्वांटिटी उन दोनों की है वो है एन वन और एन टू, राइट। तो एन वन डिवाइड बाय एन टू विल बी इक्वल टू पी टू माइनस मीन अपॉन मीन माइनस पी वन। ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि पी एम हमारा मीन है, ठीक है, पी वन हमारा चीपर प्राइस है, यानी छोटे वाली क्वांटिटी, क्वांटिटी विच इज लेसर देन मीन, एंड पी टू हमारी डियरर प्राइस है, यानी क्वांटिटी विच इज मोर देन मीन। तो इक्वालिटी हमारी क्या बनेगी कि अगर क्वांटिटी ऑफ वन पी वन इज इक्वल टू एम एन वन एंड पी टू इज इक्वल टू एन टू, तो हमारी इक्वालिटी क्या बनेगी, एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू पी टू माइनस मीन अपॉन मीन माइनस पी वन। ठीक है। इसको डायग्राम की फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और इस डायग्राम को हम मिक्सचर एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व होता हुआ देखते हैं, यूज होता हुआ देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बीच में लिखा है वो है हमारी पी एम, बीच वाली क्वांटिटी, मीन क्वांटिटी। ठीक है। जहां पे हमें अराइव करना है, ए वन हमारी कम वाली क्वांटिटी, ए टू ज्यादा वाली क्वांटिटी, और ये दोनों हमारी उनकी वेटेज। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हायर एवरेज है वन, लोअर एवरेज है ए टू, और जहां पे हमें अराइव करना है वो है ए, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो इसमें ऑल्टरनेट का रूल हमारा जो है बन जाता है। ठीक है। फिर आता है वेरिएशंस, जो कि एक सिग्निफिकेंटली रिलेटेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिर्फ रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं, कुछ और क्वेश्चन में भी हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम किसी भी k कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, व्हेन वी कैन से x इज इक्वल टू ky। ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन, अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करती है 3 घंटे के लिए, अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर रन करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक k का कांस्टेंट डालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, ऑल्दो हम इसका डायरेक्टली स्पीड निकाल कर भी कर सकते हैं, बट स्पीड कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट स्पीड जो है उसी को निकालना है, जिसके बेसिस पे हम इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू v अज्यूम कर लेते हैं, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो हमारी स्पीड निकल गई 60, उसके बेसिस पे हम 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। ठीक है। जो कि है 1 hour 40 minutes। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्पीड ऑफ 3 buses आर इन द रेशियोज 2 3 4, टाइम टेकन बाय दीज buses टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विल बी। ठीक है। इस पेज पर जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बेसिस पे फिर हम अगले शीट्स पे इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व अभी करना चाहते हैं तो उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगले पेज पर सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, स्पीड ऑफ 3 buses आर इन रेशियो 2 3 4, टाइम टेकन बाय दीज buses to travel the distance will be in the ratio। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। ठीक है, तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, राइट। विच मीन्स अगर हमारे पास स्पीड की रेशो दे रखी है तो टाइम की रेशो इसके इनवर्स होगी, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दीज रेशियोज। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 यानी 12, राइट। तो 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6, 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4, और 12 से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 6 4 3, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी गई है जिसको हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाले रूल को इन्वर्स करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में हमारे को बहुत मुशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो दिया हुआ है 4a प्लस 7b डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4c माइनस 7d इज इक्वल टू 4a माइनस 7b मल्टीप्लाइड बाय 4c प्लस 7d। तो 4a 7b 4c 7d ये चार टर्म्स कॉमन है पूरे एक्सप्रेशन में, प्लस माइनस का साइन का डिफरेंस है, राइट। तो इसको अगर हम ए और बी को एक तरफ और सी और डी को एक तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, राइट। तो इसके ऊपर जब हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो वो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर 2 प्लस डिनोमिनेटर 2 अपॉन न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चारों टर्म्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो हमारे पास ये आ जाता है 8a अपॉन 14b इज इक्वल टू 8c प्लस 14d, जो कि सिंपली हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी बनकर रह जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियोज 4:3। ठीक है, ईच सेव्स 600 of their expenses. If their expenses are in ratio 3:2, then what is the monthly income? ठीक है, अब हमें पता है कि इनकम में से अगर हम अपने खर्चे निकाल दें तो हमारे बचता है सेविंग्स। यहाँ पे हमारे को रुपी टर्म्स में दिया गया है सिर्फ सेविंग्स, बाकी सबकी सिर्फ रेशो प्रोवाइड की गई। तो इसके बेसिस पे हम दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो इनकम से assumption स्टार्ट करते हैं। लेट द इनकम बी 4x एंड 3x, क्योंकि रेशो 4:3 दी गई है, एंड एक्सपेंसेस विल बी इन रेशो 3:2, तो हम 3y एंड 2y एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 600, ये हो गई ए की सेविंग्स। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 600, ये हो गई बी की सेविंग्स। इस इक्वेशन में से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को मिलता है 9x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 8x। ठीक है, तो हमने 6 और 6 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन को 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 इंटू 600, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास बनती है 6। ठीक है, तो a की इनकम हमारे पास कितनी आ गई, 2400। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ वाटर and a liquid of 25% proportion, how much water should be added to mixture such that the liquid becomes 20% of the total। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि हमें मीन एवरेज जिसके ऊपर आना है वो कितनी है, 20% ऑफ लिक्विड यानी 80% ऑफ
वाटर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को यूजुअली वाटर की टर्म्स में मैं सॉल्व करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट। सो हमारे को मीन प्रोपोर्शन दी गई है जिसपे हमें आना है, वो है ए 80%। ठीक है, ए वन की क्वांटिटी हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 100। ठीक है, 100 बिकॉज इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे, जिसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है, वो है वाटर, प्योर वाटर, उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, तो उसमें वाटर की परसेंटेज कितनी हुई, 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 आ गया। ए टू की कितनी दी गई है, ए टू में 25% लिक्विड है, यानी 75% हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो अब इसको 80 पे लाने के लिए हमें इन्हें किस प्रोपोर्शन में ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बनता है 20 और इन दोनों का डिफरेंस बनता है 5। ठीक है, तो अगर इसके 20 यूनिट्स और इसके 5 यूनिट ऐड हो जाए तो हमारे पास 80% आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपली हमारे को ये जो डायग्राम है, ये जो कंसेप्ट है, वो सॉल्व करने की हेल्प करता है, हमें इधर जाने की भी जरूरत नहीं है, इजिली डायग्राम से हम ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 20:5। अब हमारे पास ये जो N2 है, 75% वाला जो लिक्विड है, उस उस मिक्सचर की हमारे को क्वांटिटी दी गई है 80। तो दूसरे वाले की क्वांटिटी कितनी निकल जाएगी, 20:5, यानी 4:1। तो ये अगर 4 है तो इसका वन कितना बना, 20 लीटर। सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, वो सॉल्व करने में हमें 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस में सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर 100 से डिवाइड किया जाए, उसका अगर डिनोमिनेटर 100 है तो वो फ्रैक्शन परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, परसेंटेज लेकिन एक ऐसा रेशो है जो कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में परसेंटेज टर्म्स में बात की जाती है। ठीक है, तो कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से परसेंटेज इज व्हाट वी नीड टू यूज फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनालिसिस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट रहता है कि जो हमें कंपैरिजन करना है, वो करना है उस ऑब्जेक्ट से जो कि दैन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर विल बी इन दिस टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर लाइन की रेलेवेंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इफ a is x% more than b, then b is x upon 100 plus x% less than a। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं उसमें x को 10% लेके हम सिंपली उस प्रॉपर्टी को चेक करके देख सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि a 10% ज़्यादा है b से, ठीक है, तो a, अगर b को हम 100 मानते हैं तो a कितना हो गया, 110। ठीक है, तो b a से कितने परसेंट कम होगा, 110 का कितना परसेंट होता है, 10। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 110 यानी 10x डिवाइड बाय 100 प्लस 10। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकल गया। ठीक है, विच इज 9.0909। ठीक है, वो हमें परसेंटेज की कुछ कॉमन परसेंटेजेस की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, if price of a commodity increases or decreases by x%, then increase in consumption to keep the expenditure same is, सेम ऊपर वाले की प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है। ठीक है, x अपॉन x प्लस 100 और माइनस 100 अगर डिक्रीज हो। थर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय x%, देन y% नेट चेंज इस प्रकार से निकाला जा सकता है अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली 2 परसेंटेज चेंजेस दिए गए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस इन दोनों का सम। ठीक है, इफ पॉपुलेशन चेंज इन अ टाउन is given to be at a rate of r%, population after n years will be, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको दूसरी वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करी थी, तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है,
पॉपुलेशन n ईयर्स अगो, वो इस प्रकार से निकल जाएगी, पॉपुलेशन डिवाइड बाय जो भी उस पॉपुलेशन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहा है, ठीक है, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितने ईयर्स पास बाय हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा p के बाद वाली जो टर्म है यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है। इफ पॉपुलेशन चेंजेस एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है, तो हम डिफरेंट रेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव वेटेजेस के साथ। तो इसमें अगर हमें कहा जाता है कि R1 रह रहा है 1 साल के लिए, R2 रह रहा है 2 साल के लिए, R3 रह रहा है 3 साल के लिए, तो टोटल हमारे ये जो 6 साल होंगे उनकी हम इस प्रकार से इस फॉर्मूला से वेटेज निकाल सकते हैं। सिंपल इनफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस पेज पे मैं एक कुछ सेकंड्स के लिए रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के नंबर्स भी लिख रखे हैं कि किस साल में ये क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन का नंबर क्या था, ठीक है। सीरीज ए के क्वेश्चन पेपर माइंड लिया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 6% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 6% लॉस, सेलर गेट्स 6 रुपीज मोर, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में जहां पर हमारे पास रुपी टर्म्स में फाइनल लॉस या प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, वहां पे हम या तो बाय डेफिनेशन इनको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि ठीक है हमारे लॉस की वैल्यू विल बी 6% माइनस 6%, ठीक है, दोनों को एक्स एक्स एज्यूम करके। दूसरा तरीका जो कि मैं प्रेफर करता हूँ वो है कि लेट इट बी 100, ठीक है। फिर हमारा जो आंसर होगा अगर वो 6 से मैच करता है तो हमारी अजम्पशन करेक्ट थी, अगर वो 6 से मैच नहीं करता तो जिस रेशो में वो मैच नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 24 आता, राइट, अगर 100 एज्यूम करने के बाद हमारे पास लॉस की वैल्यू, सॉरी प्रॉफिट की वैल्यू 24 आती, तो इसका मतलब हमने जो 100 की अजम्पशन ली है वो गलत है। एक्चुअल आंसर इससे 1/4 होगा क्योंकि 24 6 से 4 गुना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व इक्वेशन की बजाय बेटर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से कोई सी भी कैलकुलेशन करना, एटलीस्ट 1 लेवल कैलकुलेशन करना और 2 लेवल कैलकुलेशन करना आसान रहता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 अज्यूम करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो 6% प्रॉफिट जिसपे उसने एक्चुअली बेचा है वो हो गया 106, और 6% लॉस जिसपे उसने बेचना था वो हो गया 94, ठीक है। तो यानी 100 वाली अजम्पशन में उसको जितना मिलना था यानी 94, उसके मुकाबले उसे 12 रुपए ज्यादा मिला यानी 106, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 12 की बजाय 6 होना चाहिए, यानी हमारी अजम्पशन जो है वो गलत है। 100 की बजाय हमें उसका आधा नंबर लेना है, यानी assumption was double of the actual cost will be 50, ऑप्शन डी, ठीक है। इस 100 वाली assumption के बेसिस पे we'll be able to solve our questions much much quicker, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A trader sells two computers at same price, one at a profit of 30%, other at a loss of 30%. What is the net profit or loss of this transaction? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को सेम प्राइस पे सेल किया गया है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज सेम, बट कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग होगा बिकॉज एक हमने जो बेचा है उसका प्रॉफिट बन रहा है 30%, दूसरे का लॉस बन रहा है 30%, यानी फर्स्ट कंप्यूटर जिसको हमने प्रॉफिट पे बेचा है उसकी कॉस्ट हमारी हो जाएगी 100/130 इंटू द सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जो दूसरा है उसकी हमारी हो जाएगी 100/70 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेम लॉजिक है परसेंटेज वाला, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस को हम 100 मानते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम उसको इजीली मान सकते हैं। और अगर ना भी माने तो भी दोनों टर्म्स में सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 100 मानते हैं तो हमारा ये
नेट प्रॉफिट आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी 200 जो कि 100 का हमने सेलिंग प्राइस दोनों जगह अज्यूम किया है, माइनस 100 अपॉन 1/3, ठीक है, जो कि हमारा पहला ये फैक्टर है, राइट, और 100 अपॉन 0.7 जो कि हमारा ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज इन दोनों की कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी टर्म बन जाती है 200 माइनस 200 अपॉन 0.9 डिवाइड बाय 200 अपॉन 0.91, ठीक है, 0.91 13 इंटू 7, ठीक है, जो कि सॉल्व करने के बाद हमारे को देता है 0.09 नेगेटिव, नेगेटिव यानी हमारा 9% का लॉस है, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स एट कॉस्ट बट यूजेस अ फॉल्टी वेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनस्क्रूपुलस ट्रेडर है हमारे पास जो कि गलत तोलने के लिए अपना वेट यूज करता है, जो कि दिखाता है 1 kg बट उसका एक्चुअल वेट है 800 ग्राम, ठीक है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, देखिए, अगर वो कहता है कि हम कॉस्ट पे बेच रहे हैं तो कायदे से तो उसका कोई प्रॉफिट होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो गलत वेट यूज कर रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा, कितना होगा निकालते हैं। 800 ग्राम बेचता है वो 100 के भाव पे, ठीक है, यानी 800 रुपए की चीज अगर मैं 100 रुपए 1000 रुपए की चीज मान लेता हूँ, तो 800 रुपए की चीज वो एक्चुअली बेच रहा है 1000 रुपए पे, ठीक है। तो उसका 200 रुपए का प्रॉफिट उस ट्रांजेक्शन में हो गया अगर वो 1 kg बेच रहा है, ठीक, 200 800 रुपए की चीज बेचने पर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज की टर्म्स में कितना हो गया, 1/4 यानी 25%, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। X sells his goods 25% cheaper than Y and 25% dearer than Z. How much percentage is Z's goods cheaper than Y's? ठीक है, तो 3 लोग हैं, सेलर्स हैं, जिनका आपस में रिलेशनशिप हमें दो दो करके दिया गया है, हमें फर्स्ट का थर्ड से रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक को 100 एज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स सेल प्राइस भी 100, तो वाई का सेल प्राइस आ गया 100 डिवाइड बाय 0.75, क्यों, क्योंकि वो एक्स जो अपनी गुड्स है 25% चीपर बेच रहा है वाई से, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होने वाली है, एंड जेड की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 1.25, क्योंकि जो एक्स का प्राइस है वो जेड से 25% ज्यादा है, तो जेड का प्राइस आ गया 80, ठीक है। क्वेश्चन हमारे को पूछ रहा है कि जेड वाई की टर्म्स में कितना है, राइट, यहाँ पे देन के बाद वाली टर्म है वाई, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सी टर्म किसकी टर्म में निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि z y की टर्म्स में कितना चीपर या डियरर है, राइट। चीपर ही होगा बिकॉज z का प्राइस हमारे लिए z का प्राइस हमारे लिए कम है, तो z की गुड्स y से चीपर रहेंगी कितने परसेंट, वो निकालते हैं। तो y माइनस जेड डिवाइड बाय y, क्योंकि y की टर्म्स में निकालना है, तो 400/3 माइनस 80 डिवाइड बाय 400/3, और क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है तो हमारा अजम्पशन लेने के बाद जो आंसर आया वो परसेंटेज में ही आएगा, विच इज 40%, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आज के सेशन से आपको कंसेप्चुअली ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे, बाय बाय।